नमस्कार। आज हम शिक्षण तकनीक यानी टीचिंग टेक्निक्स को देखेंगे। प्रायः शिक्षण तकनीक का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से छात्र किसी भी विषय को सरलतापूर्वक और सुगमता से सीख लेते हैं और समझ जाते हैं उस विषय को। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आज हम शिक्षण तकनीक प्रक्रिया में विचार विमर्श को देखेंगे, डिस्कशन को देखेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण तकनीक की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शिक्षण का जो आधुनिक अर्थ है वो शिक्षार्थी यानी कि जो शिक्षा ले रहे हैं उनको सीखना और सिखाना है। यानी कि जो शिक्षा दे रहे हैं वो भी सीखते हैं और जो शिक्षा ले रहे हैं वो भी, दोनों सीखने की प्रक्रिया का संचालन दोनों के बीच होता है। एक शिक्षक जो होते हैं विभिन्न क्रिया, विधि और जो भी सहायक सामग्री होता है उसके माध्यम से विद्यार्थी को सिखाने के लिए, उनको सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। शिक्षण युक्ति उद्देश्य केंद्रित होता है तथा यह शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षण का जो उद्देश्य होता है एक केंद्र बिंदु में होता है, यानी कि उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इसमें शिक्षक द्वारा समय तथा परिस्थिति के अनुसार किए गए वे व्यवहार आते हैं जो शिक्षण को सफल बनाने में सहायक हो। यानी कि शिक्षक द्वारा जो भी कार्यों का संचालन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण कार्यों को सफल बनाना है। यानी कि छात्र जो विषय को पढ़ रहे हैं उन्हें आसानी से समझ में आए। इस प्रकार शिक्षण युक्ति शिक्षक की उन विभिन्न भूमिकाओं से संबंधित है जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य होने वाली क्रिया से सफलतापूर्वक शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करने में मदद प्रदान करते हैं। जो शिक्षण तकनीक है वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच सहायता प्रदान करते हैं विषय सामग्री को सीखने में। परिभाषा कुछ देख लेते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार है, ई स्टोन तथा मॉरिस का कहना है कि शिक्षण युक्ति जो है उद्देश्य केंद्रित है, उसका उद्देश्य एक निश्चित होता है तथा यह शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसमें शिक्षक द्वारा समय तथा परिस्थिति के अनुसार किए गए वे व्यवहार आते हैं जो शिक्षण को सफल बनाने में सहायक हो। यानी कि जो शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाना होता है। एस के क्रोचर के अनुसार देख लेते हैं, उन्होंने भी कुछ परिभाषाएं दी है। जिस प्रकार एक सैनिक को अनेक हथियारों का ज्ञान आवश्यक है उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना चाहिए। किस समय उसे कौन सी विधि अपनानी है यह उसके निर्णय पर निर्भर करता है। अगर शिक्षक को विभिन्न विधि की जानकारी होगी तभी वह शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने में उसका परिस्थिति के अनुसार उपयोग कर सकता है। जैसे सैनिक को विभिन्न हथियार का ज्ञान होता है और जिस तरह की परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो उस समय उस हथियार को प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में भी शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए ताकि परिस्थिति के अनुसार उन विधि का प्रयोग करें जिससे छात्र उस विषय को आसानी से समझ सकें। डेविड का कहना है कि शिक्षण व्यू रचना एक पूर्व शिक्षण नियोजन कला है। और शिक्षण तकनीक में आज हम विचार विमर्श को देखेंगे, डिस्कशन को देखेंगे। तो इसका कुछ परिचय देख लेते हैं। विचार विमर्श यहाँ एक दूसरे के बीच होता है। कोई व्यक्ति अकेले विचार विमर्श नहीं करता है। घर या समाज में देख लीजिएगा इस प्रक्रिया का संचालन हमेशा होते रहता है। तो परिचय में देखते हैं कि विचार विमर्श जो है कोई नई चीज नहीं है। घरों में अथवा सामाजिक अवसर पर अक्सर विचार विमर्श किया जाता है। कुछ भी मुद्दा है उस विषय पर विचार विमर्श की ही जाती है।
विचार विमर्श की प्रक्रिया आपस में लोग बैठकर भी करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अकेला विचार विमर्श की प्रक्रिया को नहीं कर सकता, उनका संचालन नहीं कर सकता। यह प्रविधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है। इसके अंतर्गत शिक्षक एवं छात्र में विचारों का आदान प्रदान होता है। तो हम यहाँ पर शिक्षण से संबंधित इस विषय को लेते हैं। तो इसमें शिक्षक और छात्र दोनों अपने विचार को प्रकट करते हैं। जैसे किसी मुद्दे पर विचार विमर्श हो रही है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन विषयों को ले लिया जाए और इस पर जो विचार विमर्श होती है, तो दोनों अपने विचार को प्रकट करेंगे एक दूसरे के सामने। किसकी बात सही है उसे रखा जाएगा। इसमें शिक्षक किसी प्रश्न या समस्या को निर्धारित कर देते हैं, यानी कि शिक्षक किसी टॉपिक को निर्धारण कर देते हैं, छात्रों को दे देते हैं। इसके बाद शिक्षक और छात्र मिलकर निर्धारित प्रश्न या जो टॉपिक है, समस्या है, जो विषय का मतलब समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, तो उस पर उसको सरल तरीके से उसमें क्या निकलता है उत्तर, उस समस्या पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श द्वारा विषय संबंधी का विश्लेषण एवं तुलना होता है, उसका विश्लेषण किया जाता है जिस टॉपिक को दिया गया है, और मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसका क्या होना चाहिए, उस चीज़ को देखा जाता है। और उस जैसे उदाहरण ले लीजिए, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये सब उदाहरण टॉपिक मिल गया, इस पर विचार विमर्श किया जाता है और क्या मुद्दा निकल कर आना चाहिए वो निष्कर्ष निकाला जाता है। इस संबंध में परिभाषाएं भी दी गई है। क्लार्क और स्टार का कहना है कि विचार विमर्श में किसी व्यक्ति की अहम की संतुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही इसमें अपने विचार अन्य व्यक्तियों पर थोपने का अवसर दिया जाता है, और ना ही व्याख्यान अथवा विमोचन का पर्यायवाची है। यानी कि जिस टॉपिक को लिया गया है उस पर जो निष्कर्ष निकल कर आना चाहिए उसी चीज़ को रखा जाता है, जो सही चीज़ है उसी चीज़ को रखा जाता है। जबरदस्ती किसी को थोपा नहीं जा सकता कि हाँ यही चीज़ होना चाहिए। जेम्स के अनुसार विचार विमर्श एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या पर बातचीत करते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों किसी टॉपिक को ले लेते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रकार देख लेते हैं विचार विमर्श के क्या प्रकार है। तो दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में देखते हैं, इसमें किसी समस्या पर नियम के अनुसार उसका विचार विमर्श होता है, नियम कानून के अनुसार। इस पर नियंत्रण के लिए, यानी कि कार्यों का संचालन नियम के अनुसार हो, तो अध्यक्ष और सचिव को चुना जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और एक सचिव होते हैं। विवेचन की जितनी भी कार्यवाही, कार्यों का संचालन जिस तरीके से होता है उसको लिखा जाता है। अनौपचारिक देख लेते हैं। इसमें किसी समस्या पर शिक्षक एवं छात्र स्वतंत्रतापूर्वक बातचीत करते हैं, यानी कि इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, नियम कानून नहीं होता है। वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार को रख सकते हैं दूसरे के सामने। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का प्रशिक्षण देना होता है। इसका उद्देश्य भी होता है छात्रों को प्रशिक्षण देना कि वो अपना विचार विमर्श स्वतंत्रतापूर्वक रख सकें। प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? इसमें विचार के संचालन के लिए एक अध्यक्ष और एक सचिव को नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष जो होते हैं विवेचन का संचालन करते हैं, जो विचार विमर्श होता है उसका संचालन करते हैं, और सचिव उस समस्त कार्यवाही क्या की जा रही है, उस क्या प्रक्रिया चल रही है उसको लिखते हैं। इस प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वो छात्र ही होते हैं। शिक्षक एवं छात्र मिलकर विवेचन के लिए समस्या या प्रकरण को चुनते हैं। समस्या या प्रकरण का चुनाव हो जाने पर शिक्षक उसके अध्ययन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं और उससे संबंधित पुस्तकों का विवरण देता है। पक्ष या विपक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयारी करते हैं।
इसमें पक्ष और विपक्ष दो मुद्दा होता है, उस पर विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयारी करते हैं। किसी भी विषय का पक्ष एवं विपक्ष दो मुद्दा होता है। उस विषय में पक्ष संबंधी भी विचार दिए जाते हैं और विपक्ष संबंधी भी विचार दिए जाते हैं। अध्यक्ष नियमानुसार इसका संचालन करते हैं। जो नियम होते हैं उससे संबंधित अध्यक्ष उसी के अनुसार संचालन उस कार्यों का करते हैं और विवेचन को नियंत्रित रखता है, यानी कि किसी प्रकार का भी उसमें अनियंत्रण ना हो। विवेचन की कार्यवाही सचिव जो होते हैं वो लिखते जाते हैं। छात्रों द्वारा किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव जब होती है तो शिक्षक उस समस्या का समाधान करते हैं। एक पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं, यानी कि जो भी छात्र उसमें शामिल जितने भी होते हैं वो एक दूसरे से समस्या पूछकर, प्रश्नों को पूछकर उस समस्या का निदान करते हैं। जब विवेचन समाप्त हो जाता है तो शिक्षक समस्या से संबंधित अपनी संक्षिप्त छोटा टिप्पणी या समीक्षा प्रस्तुत करता है उस विषय के बारे में। इसके बाद विवेचन के समापन का घोषणा होता है। जब छात्रों के विवेचन विचार विमर्श समाप्त हो जाता है तो उसके बाद शिक्षक अपनी टिप्पणी और विचार विमर्श देते हैं जो संक्षिप्त रूप में रहता है। फिर उसके बाद विवेचन की प्रक्रिया को, विचार विमर्श की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। शिक्षण के पद, पहले तो समस्या का चयन किया जाता है, टॉपिक जो समस्या वाले टॉपिक को उठाया जाता है, फिर उसके बाद विवेचन किया जाता है, उसके बाद उसका लेखन किया जाता है, फिर उसके बाद मूल्यांकन, फिर उसके बाद समापन होता है। यानी कि समस्या का चयन, कुछ भी टॉपिक को ले लिए, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद विचार विमर्श होगी, फिर लेखन प्रक्रिया होगी, उस विषय में लिखा जाएगा, फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, फिर समाप्त, लास्ट में समाप्ति की प्रक्रिया की जाती है। अब इसके गुण क्या हैं? विचार विमर्श के, किसी भी प्रक्रिया के गुण और दोष दोनों होते हैं, तो पहले हम इसके गुण को देखेंगे। इससे छात्रों में सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। जब विचार विमर्श की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है किसी स्थान पर बैठकर या क्लासरूम में बैठकर, तो इसमें सहयोग की भावना भी विकसित होती है। एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं कि हाँ, इस विषय में ऐसा होना चाहिए, इस विषय में ऐसा होना चाहिए। विचार विमर्श की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि विचार विमर्श की जब प्रक्रिया का संचालन होता है तो कोई भी अकेला व्यक्ति यहाँ पर नहीं होता है। इसमें छात्रों के बीच भी सहयोग होती है और शिक्षक भी उनका समाधान उस विषय पर विचार विमर्श देते हैं। इसमें छात्रों को अपने भाव एवं विचार तथा अनुभव व्यक्त करने का अवसर मिलता है। यानी कि जब विचार विमर्श की प्रक्रिया चलती है तो छात्र जो होते हैं अपने विचार को वहाँ पर रख सकते हैं, उनकी जो भावना है उस विषय पर, उस टॉपिक पर वो प्रकट कर सकते हैं। यह छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रोत्साहित करता है। जब किसी भी समस्या पर सॉल्यूशन निकाला जाता है तो बहुत सारे विषय का भी अध्ययन किया जाता है, उससे नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है, उसके बाद उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो यहाँ पर छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रोत्साहित करता है, यानी कि छात्र उस विषय के बारे में ज्ञान ग्रहण करते हैं अलग अलग चीज़ों से। इससे छात्रों में तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति विकसित होती है। जब विचार विमर्श की प्रक्रिया का संचालन होता है तो तर्क की प्रक्रिया चलते रहती है और निर्णय शक्ति का उनमें विकास होता है। यह छात्रों में आत्मनिर्देशन पर बल देता है। जब विचार विमर्श चलती है तो आत्मनिर्देशन का भी प्रोत्साहन मिलता है। अब देख लेंगे, इसके गुण तो देख लिए, अब अवगुण देखेंगे। विचार विमर्श की प्रक्रिया से अधिक समय लगता है, इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, क्योंकि किसी टॉपिक पर जो मुद्दा छिड़ा होता है उस पर अधिक समय लग सकता है, क्योंकि सभी लोग का अलग अलग विचार अपना अपना होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इससे शिक्षण में अधिक समय लगता है।
इसमें छात्र व्यर्थ के वाद विवाद में उलझकर अपना समय नष्ट कर देते हैं। जब किसी मुद्दे पर विचार विमर्श की प्रक्रिया चलती है तो उसमें विचार विमर्श जब होता है तो अनेक तरह की उसमें उलझनें भी पैदा होती है, लोगों की अपने अपने विचार होते हैं, तो इससे समय नष्ट होता है। अनेक प्रकार की वाद विवाद होते हैं, कोई पक्ष में विचार देता है तो कोई विपक्ष में उस विषय पर विचार देता है। इसमें मंद बुद्धि बालक एवं लचीले बालक समुचित लाभ नहीं उठा पाते। जो मंद बुद्धि बालक है वो चुपचाप वहाँ पर रहते हैं, और जो शर्माने वाले बालक हैं वहाँ पर भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो लचीले स्वभाव के होते हैं। इसमें किसी भी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इस प्रक्रिया में अनुशासन का अभाव रहता है, क्योंकि विचार विमर्श की जहाँ प्रक्रिया चलती है वहाँ पर हल्ला भी होता है, क्योंकि लोग अपने अपने राय देते हैं। और जो अनुशासन होना चाहिए, एक जैसा अनुशासन का मतलब है कि शांति में किसी चीज़ कार्यों का संचालन होना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ पर झगड़े की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी राय होती है और वे अपनी ही राय को रखना चाहते हैं। इसमें उचित निष्कर्ष निकाल पाने में कठिनाई होती है। इसलिए कठिनाई होती है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। इस प्रकार हम शिक्षण तकनीक में, टीचिंग टेक्निक्स में विचार विमर्श प्रक्रिया को देखें, और बाकी दो बचा हुआ है, एक प्रश्नोत्तर प्रक्रिया और एक संकेतक प्रक्रिया, उसे हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है।